Assalamu alaikum students. Welcome to Hussaini Public High School, Srinagar. I am your chemistry tutor and today I am going to teach bases. Dear students, आपने बहुत सारी फूड आइटम्स को खाया होगा और उनमें से आपने कुछ फूड आइटम्स का जो टेस्ट है वो बिटर महसूस किया होगा। जी हाँ, बेसिस वो सब्सटेंसेस है जिनका टेस्ट होता है बिटर। पहले जमाने में जब बेस को हम जानना चाहते थे कि बेस किसे कहेंगे या किस जो फूड आइटम होता है अगर उसका टेस्ट आता था बिटर कड़वा आता था तो हम बोलते थे इसमें बेसिस है। लेकिन फर्स्ट कंसेप्ट जो ऑन द बेस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर दिया था वो दिया था एरिनेस ने। एरिनेस ने क्या बोला? एरिनेस ने बोला जब भी आप कोई भी बेस जब आप कोई भी बेस, हम यहां पर एग्जांपल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप जब इसको पानी में डालते हो, जब कोई भी बेस आप पानी में डालते हो तो वहां पर क्या होता है? वहां पर बनता है हाइड्रोक्साइड आयन और बनता है पॉजिटिव आयन। वहां पर बनता है हाइड्रोक्साइड आयन और बनता है वहां पर क्या? पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन ये सराउंड होगा वाटर से, प्लस यहां पर बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी पानी से गिरा होगा एक्वस। एरिनेस ने क्या बोला? जब भी कोई बेस पानी में डालेंगे तो ये बेस जो है ये डिसोसिएट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी या आयोनाइज होगी, आयन्स बनाएगी इन वाटर और एक कॉमन आयन उन बेसिस में होगा, सारी बेसिस में वो होगा हाइड्रोक्साइड आयन और एक पॉजिटिव आयन जिसको हम नाम बोलते हैं कैटायन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए बेस? बेस ए सब्सटेंस दैट आयोनाइजेस और डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन, टू गिव ए पॉजिटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं कैटायन, and hydroxide ion. All the bases have a common ion, that is hydroxide ion. These are the few important examples of bases. Sodium hydroxide, magnesium hydroxide, that is also used as anti-acid, that we will talk later on. Calcium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide. बहुत सारी examples है bases की। अब ये होगी definition of base. What are the important physical properties of bases? पहली जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बेस की होती है वो इसका टेस्ट होता है। जैसे हमने पहले ही कहा कि ये जो बेसिस होती है इनका जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर टेस्ट। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी जो है वो है इनका बिटर टेस्ट, कड़वा। इनका जो टेस्ट होता है कड़वा, बिटर टेस्ट। आप टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हो उसमें भी बेस होती है, आप जब सोप इस्तेमाल करते हो उसमें भी बेस होती है। आपने देखा होगा जब हम सोप को पानी में डालते हैं और अपने हाथों पे लगाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर आपको स्लिपरी फील होता है, फिसलन होती है हाथों को। हाँ, ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो बेसिस होती है वो जो है उनका ये फील होता है स्लिपरी, उनका जो फील होता है स्लिपरी। और another important property of basis is that ये जो है ये रेड लिटमस, जैसा हमने पहले इसके बारे में बोला है, लिटमस पेपर किसे कहते हैं, हमने बोला था कि इसको इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर्स में एसिड और बेस के बारे में बोलते हैं। या तो इंडिकेटर्स अपनी स्मेल चेंज करते हैं या अपना कलर चेंज करते हैं। क्या है? रेड लिटमस पेपर जो है जब आप इसको बेस में डालोगे इसका कलर जो आएगा वो आएगा ब्लू। रेड लिटमस पेपर का कलर जो चेंज होगा किसमें होगा? ब्लू में। जब आप रेड लिटमस पेपर वो जो इंडिकेटर है बेस में डालोगे उसका कलर होगा रेड, उसका कलर जब रेड होगा तो चेंज होगा किसमें? ब्लू में। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। उसके बाद फोर्थ वन ये है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिस जो होती है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात
अपने जहन में रखो, बेस तब बेस होती है जब आप इसको पानी में डालोगे तब ये बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। ऐसे नहीं कि आपने पानी में नहीं डाला तब तक ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। बेस तब अपने आप को एक्सप्रेस करती है जब आप इसको पानी में डालते हो। जब हम बेस को पानी में डालते हैं, बेस क्या है, ये आयोनाइज होती है इनटू पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। जब आयन्स बन गए, आयन्स की वजह से वहां पर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो इसीलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज देयर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो है फिफ्थ वन, जो बेसिस होती है इनका जो नेचर होता है वो करोसिव होता है। करोसिव नेचर, करोसिव नेचर का मतलब यह है जब भी हम बेसिस के साथ काम करते हैं इन आवर लेबोरेटरी या कहीं जगह पर भी, वहां पर क्या होता है, बेसिस जो हमारी स्किन को ये बर्न करते हैं स्किन को, जिसको बोलते हैं डिनेचुरेशन। डिनेचुरेशन का मतलब क्या है, हमारी जो स्किन है ये बनी होती है प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स के साथ ये बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारी स्किन पर दाग आते हैं, निशान आते हैं और इस हमारी स्किन को जलाता है। दैट्स व्हाई वी से दैट ये जो बेसिस है इनकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव करोसिव नेचर, दैट मींस दे कॉज बर्नर्स ऑन द स्किन। These are the few important physical properties of bases. इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी बेस की होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन हम 10th क्लास में सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट वन होती है। अगर आपको याद होगा, हमने एसिड में एक प्रॉपर्टी छोड़ी थी एसिड्स की, वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो थी रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। मैंने आपको वहां पर बोला था जब हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अब पहली जो प्रॉपर्टी हम यहां पर डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, वो पहली प्रॉपर्टी होगी रिएक्शन ऑफ बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड्स। क्या होता है जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है या एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। यहां पर हम एग्जांपल एक लेंगे, हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये एसिड है, जाना माना एसिड है। अगर इसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्यों बेस है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा पानी में, ये क्यों एसिड है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन देता है पानी में। अब देखो इस रिएक्शन को कैसे करेंगे, मैंने आपको यह भी पहले बोला है, जब एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर दो चीजें बनती है, एक बनता है वहां पर पानी और दूसरा बनता है साल्ट। अब ये साल्ट कैसे बनेगा, इसकी फॉर्मूला कैसे लिखे, सिंपल तरीका ये है, ये होता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये होता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलेगा, ये है Na, पहले पॉजिटिव को लिखना होता है फिर नेगेटिव को, क्या लिखेंगे यहां पर शबाश, ये है Na और ये है Cl। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, +1 लिखेंगे 1। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, -1 लिखेंगे 1, माइनस प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला आएगी NaCl और इसको बोलते हैं साल्ट और ये है पानी। जब भी आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक न्यूट्रल चीज बनती है, उसे बोलते हैं साल्ट और बनता है पानी। पानी भी न्यूट्रल ही है। तो जब एक एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होती है तो वहां पर न्यूट्रल चीजें बनती है, बेसिक इफेक्ट और एसिडिक इफेक्ट खत्म हो जाता है, इन दोनों का असर खत्म हो जाता है, वहां पर न्यूट्रल एक चीज बनती है, इसे हम साल्ट कहते हैं। इस रिएक्शन को दूसरा नाम हम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड द इफेक्ट ऑफ बेस गेट्स कैंसल आउट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे। एसिड पता ही है, एसिड इज अ सोर्स ऑफ, हाँ एसिड से हमें क्या आएगा, एसिड से हमें आएगा H पॉजिटिव, ठीक है, और बेस से क्या आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन।
एसिड से आएगा H+2 और बेस से आएगा हाइड्रोक्साइड आयन। इन दोनों को यह पॉजिटिव नेगेटिव आयन आपस में अट्रैक्ट करेंगे। जब ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे वहां पर एक न्यूट्रल चीज बनेगी, जी हां, वाटर बनेगी, और वाटर होती है न्यूट्रल। यहां पर आपने देखा एसिड का असर खत्म, बेस का असर खत्म, यहां पर एक न्यूट्रल चीज बन गई, और उसी न्यूट्रल चीज को हम इसीलिए इसको नाम पड़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। This is one of the important chemical properties of both acids as well as bases. उसके बाद और एक रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं हम, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। क्या होगा जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे किसके साथ, बेस के साथ? तो एग्जांपल लेंगे हम यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए आप यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। अब अगर हम यहां पर इसके साथ जिंक को जोड़ेंगे, जिंक मेटल हम इसमें डालेंगे, तो क्या होगा यहां पर? क्या सोडियम निकलेगा? ना, सोडियम तो ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, ये कहां निकलेगा? जिस तरह हमने एसिड्स में बोला था कि ये मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, मेटल को डिस्प्लेस करता है। हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। और यहां पर ऐसा नहीं होगा। हाँ, यहां पर भी होगा, यहां पर हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो यहां पर रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या? यहां पर बनेगा एक तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो निकलेगा हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, और बचा के यहां पर सोडियम, ऑक्सीजन और जिंक, ये बनाएंगे ऐसे Na2ZnO+। इसको नाम पढ़ेंगे सोडियम जिंकेट। क्या होता है जब बेस रिएक्ट करेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, तो यहां पर दो चीजें बनेंगे, एक बनेगा साल्ट और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन गैस। जो साल्ट बना यहां पर, उसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, जिंक ONA और यहां से ONA, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरह और एक एग्जांपल है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें डालेंगे एल्युमिनियम, हमें पता है सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, तो सोडियम नहीं निकलेगा यहां से, निकलेगा कौन? हाइड्रोजन निकलेगा। हाँ, हाइड्रोजन जब निकलेगा ये इन द फॉर्म ऑफ गैस निकलेगा, H2 गैस। और बचा क्या यहां पर? यहां पर बचा सोडियम, ऑक्सीजन एंड एल्युमिनियम। सोडियम, ऑक्सीजन एंड एल्युमिनियम, फार्मूला बनेगी NaAlO2। हमें पता है ये फार्मूला कैसे बनेगी। अब नजर रखो यहां पर, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2 और सोडियम की 1। देखो क्या होगा यहां पर, एक्चुअली एल्युमिनियम बनाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड इसके साथ। यहां पर देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यहां से एक और यहां से एक, हो गया इसका खत्म। एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, और इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। तो क्या होगा? व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद अ बेस, देन अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। ये और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसकी? बेसिस की। किसके साथ? मेटल्स के साथ। जब भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? वहां पर बनेगा साल्ट और निकलेगा हाइड्रोजन गैस। और एक रिएक्शन की बात करेंगे, देखो आपको पता है कि जब मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स और उनका नेचर होता है बेसिक। इसी तरह जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, कहां? वहां पर वो बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट फ्यू, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, लाफिंग गैस वगैरह। जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, जैसे कार्बन, ये कंबाइन होगा ऑक्सीजन, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड, इट शोज एसिडिक नेचर। जब हम बेस को रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये है बेस। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब है बेस और एसिड आपस में मिल रहा है। बेस और एसिड आपस में मिल रहा है। जब बेस और एसिड आपस में मिलेगा तो क्या होगा? हाँ, एक तो साल्ट बनेगा, दूसरा बनेगा वाटर। वेरी गुड। एक बनेगा यहां पर वाटर, एक तो हमें यहां पर वाटर बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? साल्ट। और वो साल्ट क्या होगा? साल्ट हमारा होगा सोडियम Na2CO3 कार्बोनेट। जब भी आप देखोगे कि बेस जब एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करती है, वहां पर दो चीजें बनते हैं। एक बनता है हमारा पानी और वाटर, और दूसरा क्या बनता है? साल्ट। इस साल्ट का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इस साल्ट का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह अगर हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। इसको ट्रीट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यहां पर भी यही होगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट पता ही है क्या बनेगा? एक बनेगा साल्ट और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा वाटर। तो लिखो यहां पर वाटर H2O, और यहां पर क्या है? यहां पर लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा जो यहां पर साल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन ए base reacts with a non-metal oxide, then a salt and water is formed। ये दो एग्जांपल्स है। क्या कौन कौन से एग्जांपल? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक इन नेचर है, एसिड है। तो ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट और वाटर। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप रिएक्ट करेगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहां पर दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, साल्ट और वाटर। साल्ट कौन सा बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। डियर स्टूडेंट्स, ये होगी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस जो हमने पढ़ी। इसके बाद और एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, इसी तरह हम पढ़ेंगे यहां पर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेस ऑफ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा वीक है। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे? एग्जांपल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जब इसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वहां पर पानी में जब इसको डालते हैं तो वहां पर ये आयोनाइज होता है कंप्लीटली। जब एक स्ट्रॉन्ग बेस को हम डालते हैं पानी में तो वहां पर क्या होता है? यहां पर ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है इनटू Na+ aqueous and OH- aqueous, complete ionization। When a base dissolved in water undergoes complete ionization, the base is called as strong base। इस यहां पर हम सिंगल एरो इस्तेमाल करते हैं, फुल हेडेड एरो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज गोइंग इन द ओनली वन डायरेक्शन। इसका मतलब है ये दोनों आपस में मिलके ये दो चीजें बना रहे हैं और एक रिएक्शन कंटिन्यू जा रही है, वापस नहीं आ रही है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास, जिस तरह लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास जो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब वीक बेस किसे कहेंगे? वीक बेस किसे हम कहेंगे? एग्जांपल पे लूंगा वीक बेस। दूसरा जो इसका ये कैटेगरी है, टाइप है वीक बेस। वीक बेस किसे कहते हैं? वीक बेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की NH4OH। इसको भी जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है? यहां पर बनेगा अमोनियम आयन NH4+, ये भी होगा एक्वस, और बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी होगा एक्वस क्योंकि पानी से घिरा होगा। अब देखो आपने अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस की बात की थी, वहां पर हमने एक ही एरो इस्तेमाल किया था, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हम डबल हाफ एरो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वीक बेस है। यहां पर क्या है? यहां पर तो अमोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, लेकिन क्या होगा? ये रिएक्शन वापस आएगी,
ये आगे भी जाएगी, वापस भी आएगा। जब आपको कोई क्वेश्चन बोलेगा कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हैं वहां पर क्या क्या होगा, तो आप उसको आंसर दोगे वहां पर तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, वहां पर अमोनियम आयन भी होगा और वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब उसको पानी में डालते हैं वहां पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, तो वहां पर क्या आपको मिलेगा, वहां आपको मिलेगा सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। मगर इन केस ऑफ वीक बेसिस यहां पर क्या है, यहां पर कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रही है, यहां पर पार्शियल आयोनाइजेशन हो रही है। वहां पर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस वहां पर कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रही है, इसीलिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस डबल हॉप एरो से। इसका मतलब है रिएक्शन इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द introduction and few important physical and chemical properties of bases, and we also read about weak and strong bases. Thank you, students.